चुनाव में उतरना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर, किन चेहरों पर दांव खेला जाए, तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। और जिस तरीके से एनसी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, उसके बाद अब बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जी किशन रेड्डी, राम माधव ये बैठक कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी है इन चेहरों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मेरे सहयोगी विनीत इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बीजेपी का मंथन चल रहा है। अमित शाह, जी किशन रेड्डी और राम माधव, ये तीन बड़े चेहरे बीजेपी के, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाने की। क्या जानकारी और है इस बैठक को लेकर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बैठक खत्म हो गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, साथ ही साथ राम माधव इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक कौल जो है, जो संगठन महामंत्री है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और ये बैठक अब खत्म हो गई है। उसके बाद फिर से 4 बजे बैठक जो है वो की जाएगी और कहीं ना कहीं इस बैठक को हम जम्मू कश्मीर के लिए कोर ग्रुप की बैठक हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें 25 तारीख को जो है वो बीजेपी की माना यह जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले बीजेपी जो है वो कोर ग्रुप की बैठक जो है वो करेगी। और यह जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शाम को 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब होगी और उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है वो बैठक हुई है, जिसमें राम माधव मौजूद थे, साथ ही साथ अशोक कौल जो है वो मौजूद थे और वो अब जो है वो बैठक अब खत्म हो गई। हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 घंटे यह बैठक चली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राम माधव, इसके साथ ही साथ अशोक कौल ने स्थिति की चर्चा की। जम्मू कश्मीर के में जो जिस तरह से अगर हम बात करें नया डेवलपमेंट आया है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, हम अगर बात करें कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की बात हो रही है और उसके बाद जो स्थिति बनी है उसको लेकर के चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि राम माधव के बारे में बात करें, राम माधव जो है उनके पास लगातार जानकारी होती है, उनके पास खासा अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर में का। वो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त वो प्रभारी महासचिव थे जम्मू कश्मीर के, तो उसको लेकर के, उनके अनुभव को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जम्मू की जो यूनिट है उसे भी अब जो है वो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेगी और शाम को 4 बजे एक बार फिर वो बैठेगी। विनीत, आपसे इसमें मैं राम माधव की भूमिका को लेकर इस सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। चाहे पीडीपी बीजेपी सरकार हो या फिर उसके बाद धारा 370 का हटाना या उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन वहां पर चल रहा है, राम माधव को हमने सेंटर में देखा। यहां राम माधव की भूमिका इस बार विधानसभा चुनाव में और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अब पहली बार धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राम माधव की भूमिका किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, और आज की जो अभी बैठक खत्म हुई है, जो जानकारी आप दे रहे हैं, उस बैठक में क्या सिर्फ चुनावी रणनीति बनी है या फिर किसी और पार्टी को साथ लाने, सहयोगियों की क्या भूमिका होगी, किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर भी बातचीत हुई है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम राम माधव की भूमिका की अगर हम चर्चा करें तो राम माधव की भूमिका जो है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो है वो 2014 में जब वो महासचिव बने थे तो उन्हें जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी है वो बनाया गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी थी, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, पीडीपी के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन के साथ सरकार बनाया था, उस वक्त भी राम माधव की भूमिका जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। तो खासा अनुभव जो है वो उनके पास जम्मू कश्मीर का है, वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम देखें कि पहली बार बीजेपी की जो है वो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनी थी, पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त राम माधव की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जब 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार में आ गए थे, उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, उसके बाद जेपी नड्डा ने जब टीम बनाई थी उस टीम में राम माधव नहीं थे।
लेकिन एक बार फिर से जेपी नड्डा ने राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया है और जम्मू कश्मीर का जो है उन्हें प्रभार दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर जो है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने बात की थी, तब जब हमने उनसे विपक्षी पार्टी जो है वो गठबंधन कर रहे थे उसको लेकर के हमने सवाल पूछा था, तब उनका साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना था कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो जो पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं वंशवादी पार्टियां हैं। वो जो बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि सियासी पार्टियां हैं। जब हम मुख्तार अब्बास नकवी से बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी जो है वो समावेशी विकास करती है। उन्होंने साफ तौर पे 370 की बात की, 35A की बात की और साफ तौर पे कहा कि जब से 370 को वहां से हटाया गया है वह है जम्मू कश्मीर विकास की नई बयार जो है वो शुरू हुई है और इसी के आधार पर जो है वो चुनाव में जाएंगे और जीत की बात करेंगे। लेकिन उनके ये दावे कितने खरे होते हैं ये तो चुनाव परिणाम जब आएगा तभी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसी की तैयारी को लेकर के अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम माधव के साथ बात की है, वहां के संगठन महामंत्री के साथ बात की है और इसके बाद शाम में एक और मंथन होगा, शाम में 4 बजे का एक और मंथन होगा। चलिए इंतजार करेंगे कि यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आए। विनीत, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव मौजूद रहे। इन तीनों नेताओं ने अशोक कौल के साथ मिलकर मंथन किया है, चर्चा की है, रणनीति बनाई है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कि किस तरीके से चुनाव में उतरा जाए, किन चेहरों पर दांव खेला जाए, सहयोगियों का किस तरीके से इसमें रोल रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इनमें राम माधव, क्योंकि वो नब्ज जानते हैं जम्मू कश्मीर की, वो जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें, क्या फैक्टर हैं जिनको अपने पक्ष में किस तरीके से करना, तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं। ऐसे में राम माधव की भूमिका इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची की जा रही है। माना जा रहा है कि 10 नामों की सूची आज जारी हो सकती है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। ये बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस एनसी ने हाथ मिलाया है और नामों पर मंथन का दौर चल पड़ा है। माना यह जा रहा है कि 10 नामों की सूची आज ही जारी की जा सकती है। इसके अलावा आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है। इस बैठक का वक्त तय किया है 3:30 बजे। अभी जानकारी आपको दे रहे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। कौन जिताऊ उम्मीदवार जिस पर कांग्रेस दांव खेलेगी इसका इंतजार है, लेकिन जानकारी ये कि उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए ही मंथन किया जा रहा है। खुरम शहजाद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। खुरम, क्या जानकारी है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दिल्ली में काफी हलचल है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है और जिसमें जो नाम है उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। जो वसाइल कराए के हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं उसमें 10 सीटें हैं तकरीबन, चूंकि जो मौजूदा जो फेज है पहला फेज उसमें 24 सीटें हैं, जिसमें वैली की वादी की जो है वो 16 सीटें हैं, जबकि 8 सीटें जम्मू रीजन की हैं। तो कुल मिलाकर 10 सीटों के लिए मंथन किया जा रहा है। क्योंकि पूरे तौर से भी बात सामने नहीं आई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो इत्तेहाद और गठबंधन हुआ है उसमें कितना कितना आंकड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ सकती है, तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो चल रही है और उसके बाद 3:30 बजे जो सीसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसकी मीटिंग होगी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो टॉप लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के वो तमाम शामिल होंगे और उसमें नामों को एक तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक नाम जो है वो लिस्ट जो है जारी की जा सकती है उम्मीदवारों की, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।
27 तारीख तक की जो नॉमिनेशन और नामजदगी का अमल जो है वो किया जाना है। तो बहुत ज्यादा देरी नहीं की जा सकती, तमाम चीजें साफ हैं और आज जो है उम्मीद करती है कि 10 उम्मीदवारों के नामों का जो है ऐलान कर दिया क्या ये भी हो सकता है कि नामों की घोषणा के साथ ये भी डिस्क्लोज हो सकता है कि कितने सीटों को लेकर कहां पर किन सीटों को लेकर जो अलायंस बना है, समझौता हुआ है, बात बनी है, क्योंकि अभी तक तो ये जानकारी नहीं निकल पाई कि कितनी सीटों किस रेशो के हिसाब से ये गठबंधन के लिए हाथ मिला है दोनों पार्टियों ने। अगर आज 10 टिकटों का ऐलान कांग्रेस कर देती है तो क्या उससे तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए, काफी हद तक तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सीटें हैं उन पर अभी बातचीत जारी है। दरअसल जो नंबर्स होते हैं उन पर कभी भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सीटों को लेकर हमेशा दिक्कत रहती है कि अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, अलग अलग रीजन की जो सीटें होती हैं और सभी चाहते हैं कि उनके लीडर वहां से उतरे और वहां से जो जीत हासिल करें, तो इसको लेकर दिक्कत रहती है। वो इसीलिए बातचीत होती है कि कौन सी सीट किसको जाएगी, ये एक अहम कड़ी होती है, उसको लेकर के दिक्कतें रहती हैं। यही वजह है कि पूरे तौर से अभी ये चीजें साफ नहीं हो पाई हैं कि कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाएंगी, लेकिन ये बात तय है कि ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जम्मू रीजन में लड़ेगी और जो वादी की ज्यादातर सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएंगी। लेकिन गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा जो और कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर सीटें जरूर देनी होंगी। और इसी लेकिन आज की सीटों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कोई अटकलें हैं, कुछ कयास लगाए जा रहे कि ये सीटें हो सकती हैं जिन पर आज जो कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दे वो सेफ सीटें ही होंगी? हम जानते हैं कि पहले नाम घोषित किए जाएंगे तो सेफ सीटें होंगी। देखिए, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी सीटें जो है वो कांग्रेस को जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि 8 सीटें जम्मू रीजन की हैं, तो 2-3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा सकती हैं और 3-4 सीटें वैली की वो कांग्रेस के पास आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर 8 से 10 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी आज जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। और डिटेल का इंतजार करें। खुर्रम, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, इस बैठक के बारे में जानकारी अभी तक ये मिल पाई है कि कांग्रेस टिकटों पर मंथन कर रही है। पहले चरण के चुनावों के लिए आज 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। ये कौन से नाम होंगे, कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि एनसी कांग्रेस से गठबंधन के बाद ये जानकारी नहीं दी गई कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंतजार इसी बात का है कि इसको लेकर जब बैठक खत्म हो और पार्टी की तरफ से जानकारी दी जाए तभी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सकीना इत्तू ने नामांकन किया है। सकीना इत्तू डीएच पोरा कुलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं, तो नामांकन का दौर चल पड़ा है। एनसी कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर से हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, सरगर्मियां क्योंकि तेज हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता सकीना इत्तू ने नामांकन कर दिया है। सकीना इत्तू डीएच पोरा कुलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन कर दिया है। हम इनकी कामयाबी के साथ साथ अपने तमाम उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। हमने अपना मशहूर लोगों के सामने रखा है। शायद हमारे तरफ से ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे बेहतर मंशूर, इससे बेहतर प्रोग्राम, इससे बेहतर अगले 5 साल का एजेंडा और कोई पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पेश नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब अपने 5 साल के हुकूमत का फैसला करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ लोगों की खिदमत करने का एक मौका हासिल होगा। असेंबली इंतखाबात की बात करें तो बिल आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार डीएच पुरा से सकीना इत्तू ने आज अपना कागजाती नामजदगी जो है वो यहाँ पे दाखिल किया है। 38 डीएच पुरा की अगर हम बात करें और उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और दीगर लीडरान भी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत तो कर दी है,
नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की। यहाँ पे 38 डेजपुरा में पहला नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल कर दिया गया है। और हम आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले वक्त में जो है जो अलायंस है, अलायंस पार्टनर कांग्रेस और दीगर जमातों के साथ उनका जो है सलाह मशवरा जारी है। जल्द ही लिस्ट जो है वो मुरतब की जा रही है और लिस्ट फाइनलाइज होने के बाद ही जो है वो आवाम के सामने रखी जाएगी। और ऐसे में चूंकि चंद ही दिन रह गए हैं, अगर हम इन हल्के इंतखाबात की बात करें, नॉमिनेशन फाइल करने की बात करें, तो इस हवाले से चंद ही दिन रह गए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी जमात ने अभी तक जो है अपनी लिस्ट जो है वो सामने नहीं लाई है, लेकिन अब हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अगले घंटों में जो है लिस्ट सामने आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। चूंकि अलायंस के साथ जो है उनकी बातचीत जारी है और जो ही लिस्ट फाइनल हो जाती है तो अवाम के सामने जो है वो रखी जाएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएचपुरा, कुलगाम। उधर पीडीपी उम्मीदवार महबूब बेग ने भी नामांकन कर दिया है। वो अनंतनाग सीट से उम्मीदवार है। महबूब बेग अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन भरा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर पहले मरहले के तहत आज कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो कि अनंतनाग मेन के लिए कैंडिडेट भी है पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी दाखिल किए और उन्होंने ये आज़म दोहराया कि पीडीपी की साख्त जो है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी मजबूती और मुस्तहकमी के साथ वो मैदान में नजर आएंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं और किन किन पार्टियों से वाबस्ता लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और ये बावर किया जा रहा है कि जिस इंतखाबी जंग में एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो मुतवक्के है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। टोहाना में निजी बस और स्कूटी की हुई टक्कर, हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए टोहाना अस्पताल भेजा गया। नूंह के कलवाड़ी गांव में दहेज हत्या मामले पर दोषी पति को सजा, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। सोनीपत नहर में करनाल के युवक का मिला शव, युवक ने नहर में लगाई छलांग। भिवानी साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 महीनों में गुम हुए 102 मोबाइल का लगाया पता, मालिकों को सौंपे गए मोबाइल। महेंद्रगढ़ के भोजवास में चली गोली, एक परचून के दुकानदार पर अज्ञात ने चलाई गोली, गोली दुकानदार के हाथ में लगी। मंडी में 27 अगस्त को ग्रामीण निकालेंगे रोशन रैली, बस स्टॉप बंद होने से हैं गांव वाले नाराज। रोशन रैली पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले निकाली जाएगी। नालागढ़ में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस थाना प्रभारी राकेश राय ने कहा पंजाब सीमा पर ढेरोवाल से पंजाब में प्रवेश करते 3 टिप्पर पकड़े गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शिमला में केंद्र और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जेपीसी बनाने और सेबी चीफ को पद से हटाने की मांग की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीनियर नेता और पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राठर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी अपने एजेंडे से भटक गई है। राठर ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी को लगातार बीजेपी से जोड़े जाने के कारण पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की अनाउंसमेंट के बाद सियासी उथल पुथल जारी है और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सीनियर लीडर है और फॉर्मर एमएलए अब्दुल रहीम राठर जो कि अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहीम राठर साहब। राठर साहब, क्या वजह रही कि आप मुस्तफ़ी हुए और ऐसे स्टेज पे, ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन जो है वो सर पे? देखिए, जब हमने पार्टी बनाई तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि हमारी पार्टी की लाइन क्या रहेगी, कौन से मुद्दे हम चला के रहेंगे और कैसे हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। तो लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं हमें लगा कि शायद हम कहीं भटक रहे हैं, दानिस्तन या गैर दानिस्तन तौर। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की
कि हम इसको सही डायरेक्शन पर लाएं, और एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया, ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम अगर चलते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है। मैंने अपने तजावीज़ दी पार्टी के लीडरशिप को, मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और वही वजह बनी। और फाइनली जब हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो बन रहा था, उस टाइम मैंने उन तजावीज़ के बारे में पूछा कि आप मुझे बता दीजिए उन तजावीज़ पर क्या अमल दरामद हुआ, और मुझे लगा कि इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। मैंने उसी टाइम अपने लीडरशिप को कह दिया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास नहीं जा सकता हूं, और मैं इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो क्या रहेगा आपका फ्यूचर प्लान्स, तो क्या है? आज मुझे सुनने में आया कि कांग्रेस के साथ भी आप इन टच हैं। 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लियरिटी करनी चाहिए इसमें, और ये बात पब्लिक करनी चाहिए कि मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ पार्टीज, कुछ लीडर्स मेरे टच में हैं। देखते हैं, मैं अपने साथियों से आज मशवरा करूंगा। इस मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग है, और बात करके कोई फैसला ले लेंगे जो हमारा कंसेंसस बनेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सेक्युलर किरदार है, कहाँ हमें उस किरदार को तक़वियत मिलेगी, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, और कहाँ हम यहाँ डेवलपमेंट कर पाएँ, यहाँ के लोगों को कुछ सहूलियत दे पाएँ, यहाँ बेरोज़गारी को कम कर पाएँ, यहाँ गुर्बत को कम कर पाएँ, यहाँ अमन अमान और खौफ के बगैर ज़िंदगी लोग गुजारें। उसके लिए कहाँ मेरा रोल और कौन सी ताकत, कौन सी पार्टी इसमें मेरी मदद कर सकती है, मेरी कोशिश होगी। तो हम ये समझे कि जो अपनी पार्टी है वो इस एजेंडे पे नहीं चल रही थी, जैसे आपने सेकुलर एजेंडे का नाम दिया या कुछ और पॉलिसीज थी, तो उस पर अपनी पार्टी खरा नहीं उतर रही है। मैं यही कहूँगा कि मुझे मायूसी हुई कि जो रिजल्ट्स हमारे सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन में आ गए, और जो एक कन्फ्यूजन सा हो गया, हमारी पार्टी पर मशकूकियत बन गई, उससे मैं बिल्कुल नाराज था, और मैं चाहता था कि सुधार लाएं इसमें। लेकिन सुधार लाने में मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही। तो बीजेपी का टैग भी हमेशा लगा रहा है अपनी पार्टी को, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मशकूकियत है, तो वो एक्सप्लेन कर सकेंगे आप कि क्या मशकूक हालात थे? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें मुझे कोई कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़दीक खड़ा समझा जाता था, जो कि हमारी बुनियादी, जो हमारा जब हमने पार्टी बनाई, जो हमारा बुनियाद जिस पर रखी थी हमने, कि बीजेपी और हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि हम पर ये इल्ज़ाम लग गया कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उसके लिए ही मैंने लीडरशिप को ये बता दिया था कि हमें एक क्लियरिटी करनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी और हमारा कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। तो उसमें कुछ खामियां मुझे नज़र आ गई, जो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर इस पार्टी के साथ चलेंगे तो हम भी शक के दायरे में आ जाते हैं। थैंक यू। तो ये थे अब्दुर्रहीम राठौर, जिनका ये कहना है कि अपनी पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से, और जो उनका बेसिक एजेंडा से कहीं ना कहीं उसे डिविएट हो गई अपनी पार्टी, तो उसकी वजह से इन्होंने पार्टी से किनारे कशी अख्तियार कर ली, और जो फर्दर प्लान्स है वो आइंदा दिनों में उसको तश्कील देंगे, मंजर आम पर लाएंगे कि रहीम राठौर साहब किस ओर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादिर। खबर पुलवामा जिले से, जहां के बल्लो इलाके में 20 साल पहले ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बनवाया गया सामुदायिक भवन अब वीरान हो गया है। बिल्लो गांव में काफी पैसा खर्च कर ग्रामीण विकास विभाग ने इस भवन का निर्माण शुरू किया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में भवन की हालत खस्ता हो गई है। स्थानीय लोगों ने डीसी पुलवामा से बिल्लो गांव में एक निजी मकान में चले स्वास्थ्य केंद्र को इस इमारत में शुरू करवाने की मांग रखी है। 2004 में बनाए हैं, तब से ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। जितने भी अमाउंट इस पर खर्च हो गया बेफजूल हो गया। अब हमें डर है कि बहुत सारे किस्म के लड़के होते हैं, शाम के टाइम वो क्या पता अंदर क्या हो रहा है, ना इसमें सिक्योरिटी है, ना इसमें कुछ ड्रग्स ज़्यादातर अब फैला है। तो हम डर लगता है कि हम क्या करेंगे। अब हमारे गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो किसी के मकान के दूसरे मंजिल पर है और रेंट बेसिस पर है। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये यहाँ 2 मंजिल वाली बिल्डिंग बनी है,
वो हेल्थ सेंटर यहाँ शिफ्ट करे ताकि लोगों को फ़ायदा आ जाएगी। 5-8 साल से हम भी कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं कि इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया जाए, सो दैट कि हमें कोई फ़ायदा मिले। अब ये आवारा इसी बिल्डिंग है, शाम को जब लड़के बैठे होते हैं तो हमें डर लगता है कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। मिसयूज़ बहुत सेंस में, अल्लाह ना करे ड्रग्स में मुब्तला अगर बंदे यहाँ पे 2-3 बार आ जाएंगे, फिर सोसाइटी में दोबारा वही इश्यूज़ सामने आते हैं। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इसको एक हेल्थ सेंटर में चेंज किया जाए, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे गांव में है लेकिन रेंट पे है, और वो भी दूसरे। पीएम पैकेज ट्रांजिट रेजिडेंस ख्वाजा बाग बारामूला में रहने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले दिनों आए भूकंप की वजह से उनके कई फ्लैट्स में दरारें आ गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4.9 तीव्रता के भूकंप से फ्लैट्स में दरारें पड़ सकती हैं, तो उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप अगर आता है तो फिर आप सोचिए कि क्या हश्र होगा। इस मामले को लेकर पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने सिविल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से सभी आवासों का सर्वे कराने की मांग उठाई। 2024 में भी कश्मीरी पंडित रो रहा है कि जो मुझे दिए हुए हैं ये फ्लैट्स जो है डेड फ्लैट है, ये लाइव फ्लैट नहीं है, ये डेड फ्लैट है हमारे लिए। ठीक है, कल जब अर्थक्वेक आया तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग इंसान वो सीढ़ियों से गिरने लगे हुए थे। बिल्डिंग के अंदर जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इश्यूज फेस कर रहे हैं, और साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी रोड्स। नवंबर से मैं यहाँ रह रही हूँ, नवंबर से लेके आज तक रोड का आप बोलोगे कि इन्होंने कुछ भी अगर किया होगा ना तो हम गवाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं इन्होंने किया है। अब हम कितनी देर इस चीज़ को झेलते रहेंगे। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ आए थे, R&B डिपार्टमेंट से रिलीफ के भी नोडल अफसर आए थे, उनसे बात हुई, उनको पूरे स्थिति बताई हमने क्या है, एक एप्लीकेशन भी दी हमने, तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देने वाले हैं कि हमें सिर्फ ये बोल दे कि दीज थिंग्स आर, ये जो बिल्डिंग्स है दे आर सेफ टू लिव। तो उन्होंने वर्बली तो बोल दिया है, बट वी वांट समथिंग टू बी रिटन। हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, इन्होंने कहा एप्लीकेशन डाले, देखते हैं क्या आएगा कल। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।